नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं बेलिंगन नाम के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति कार्ल यूंग की। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ज्यूरिख झील के उत्तरी किनारे पर सेंट गैलेन की स्विस प्रांत में वॉलिंगन नाम के एक गांव हुआ करता था। सन 1922 में कार्ल यूंग नाम के मनोचिकित्सक ने एकांत में समय बिताने के लिए इस गांव में एक भवन का निर्माण करवाया। उन्होंने इस निर्माण कार्य की शुरुआत 2 मंजिला पत्थर का घर बनवा कर की। इस घर को उन्होंने टावर का नाम दिया। ठीक है। इसके बाद जब भारत यात्रा पर आए तो उन्होंने एक विशेष चरण पर गोल किया। मतलब भारत की लोगों की जो संस्कृति थी उसमें एक रहने का अंदाज था क्या, कि वह अपने घर के अंदर मेडिटेशन के लिए मतलब ध्यान के लिए एक अलग से कमरा रखा करते थे। इस यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने टावर नामक अपने घर का विस्तार करते हुए अर्थात उसको बनाते हुए 2 मंजिला बनवाया था। उसमें एक निजी कार्यालय का निर्माण करवाया, मतलब प्राइवेट जो ऑफिस होते हैं उसको अपने लिए बनवाया। इस स्थान के बारे में यूं का कहना था कि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ और इसकी चाबी भी हमेशा अपने पास रखता हूँ। मुझसे पूछे बिना किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। पत्रकार मेसन क्यूरी ने अपनी किताब डेली रिचुअल्स में विभिन्न स्रोतों की मदद से कार्ल यूंग की मनोचिकित्सा संबंधी कार्य से जुड़ी आदतों का एक ब्यौरा बनाया। क्यूरी जो मेसन क्यूरी थे वो बताते हैं कि टावर में यूंग रोज सुबह 7 बजे जागते थे। टावर क्या है? 2 मंजिला इमारत है, 2 मंजिला घर है। किसका? कार्ल यूंग का। उसमें क्या करते थे? रोज सुबह 7 बजे वो जागते थे और नाश्ता करने के बाद अपना जो प्राइवेट ऑफिस था उसमें 2 घंटे तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ लेखन का कार्य किया करते थे। लेखन मतलब राइटिंग का कार्य। फिर दोपहर के समय आमतौर पर या तो वो ध्यान करते थे, मेडिटेशन जिसे बोलते हैं, या फिर जो आसपास का ग्रामीण इलाका था, जो आसपास का विलेज पॉपुलेशन जहाँ रहती थी, उनसे मिलने के लिए चले जाते थे, या फिर कह सकते हो कि टहलने के लिए निकल जाते थे। टावर में बिजली की सुविधा तक नहीं थी, मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैट प्लेस। ठीक है। इसलिए दिन के आखिर में जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता, वह रोशनी के लिए वो क्या करते, तेल के लैंप और घर को गर्म रखने के लिए चिमनी को जला दिया करते थे। और तकरीबन रात के 10 बजे तक युंग सोने के लिए चले जाते हैं। टावर में रहने के बारे में उनका कहना था कि इस घर में मुझे शुरू से ही बहुत ही आराम और शांति का प्रबल एहसास होता रहा है। बोलिंगन के इस भवन को छुट्टी बिताने के लिए बनाए गए घर के रूप में देखना स्वाभाविक है। मतलब हर कोई अगर इस तरीके से अगर देखेगा कि भाई कार्ल यूंग ने अपने गांव में 2 मंजिला इमारत बनाई है, जबकि उनका काम जो था वो बाहर शहर से बिलोंग करता था। लेकिन अगर कोई साधारण सा व्यक्ति देखेगा तो देखेगा भाई कि उन्होंने जो घर बनाया वो वेकेशन वेकेशन मतलब अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए बनाया। लेकिन ऐसा वास्तव में दोस्तों था नहीं। वो उन्होंने जो अपना घर बनाया था वो अपने करियर में और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मतलब डीप वर्क, विजुअलाइजेशन बोल सकते हो आप, और अधिक अच्छे तरीके से सोचने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बनाया हुआ था, जिससे उनकी जो सोच बेहतर हो, जिससे उनके जो मेंटल एबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन हम अगर इसे यूं के दौर के करियर के संदर्भ में देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने कामकाज से भागने के लिए नहीं, अपितु इस घर का निर्माण काम का को और बेहतर ढंग से करने के लिए जो मेंटल एबिलिटी होती है उसको विकसित करने के लिए बनाया था। सन 1922 में युंग ने जब संपत्ति खरीदी तब उनके पास छुट्टियों लेने तक का समय नहीं था। इसके सिर्फ एक साल पहले सन 1921 में उन्होंने साइकोलॉजिकल टाइप्स शीर्षक से एक बेहद इम्पैक्टफुल बुक लिखी थी। ठीक है। नाम था साइकोलॉजिकल टाइप्स। ठीक है। कार्ल यूंग की काफी अच्छी बुक है, दोस्तों पढ़ना। इस किताब में यूंग और उनके जमाने का एक दोस्त हुए करते थे और मार्गदर्शक भी सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड कौन थे? एक मनोविश्लेषण मतलब एनालिटिकल थे ये। ठीक है। के बीच जो है लंबे समय से बढ़ रहे मतभेदों को और तीखा बना दिया था। मतलब उनमें जो है काफी सारे मुद्दों पर वह एक दूसरे से डिसएग्री हुआ हो जाया करते थे। ठीक है। तब सन 1920 के जमाने में सिगमंड फ्राइड के विचारों से असहमत होना बड़ा ही साहसी काम हुआ था। मतलब सिगमंड फ्राइड 1920 में एक ऐसा नाम हुआ करता था जिसकी सभी लोग क्या है बात माना करते थे। ठीक है। और इनके विचार, इनके थॉट्स के अगेंस्ट जाना अपने आप में उस पर्टिकुलर जमाने में जो है काफी साहसी काम हुआ था, और ये काम करके दिखाया था कार्ल यूंग ने। अपनी इस किताब को बौद्धिक समर्थन देने के लिए वो जुंग हमेशा अवेयर रहते थे
चौकन्ना रहा करते थे। आगे आगे भी कई जोरदार उन्होंने लेख लिखे, किताबें लिखी और अपने इन्हीं प्रयासों के चलते उन्होंने एनालिटिकल मनोविज्ञान की बुनियाद रखी। किसने लिखी? एनालिटिकल मनोविज्ञान की, कार्ल युंग ने। ठीक है, स्विस वैज्ञानिक थे ये। यह स्पष्ट है कि युंग ने अपने मरीजों को परामर्श व छात्रों को व्याख्यान देने में व्यस्त रहते थे, पर वे इस व्यस्तता से खुश नहीं थे। मतलब क्या करते, उनका जो डेली मर्रा का काम था वो मरीजों को क्या है, कंसल्ट परामर्श देना था, और जो छात्र हुआ करते थे उनको क्या, लेक्चर वगैरह देना हुआ करता, लेकिन वो क्या है, इन चीजों से खुश नहीं थे। ठीक है, अपना जो अचेतन मन को जिस रूप से जाना और समझा जाता था, जो मतलब जो उस टाइम पर वहां के लोग अचेतन मन को समझते थे कि भाई ये इसका कार्य करने का तरीका है। यूंग क्या है, उस पूरी थ्योरी को, उस पूरी प्रोसेस को ही बदलना चाहते थे। क्या नाम था इनका? उस पूरी थ्योरी को बदलना चाहते थे दोस्तों, ये नाम कार्ल यूंग। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूंग अपनी जो व्यस्त उनकी शहरी शहरी मतलब जो सिटी की जो लाइफस्टाइल होती है, मैं जितना वो सोच विचार कर पा रहे थे वो काफी मतलब सफिशियंट नहीं था। ठीक है, इसके लिए मतलब पूरी थ्योरी को बदलने के लिए उनको क्या, काफी ज्यादा सोच विचार की जरूरत थी। और दोस्तों एक शहरी लाइफस्टाइल में काफी हद तक सोच विचार करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि काफी सारा शोरगुल होता है आसपास। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक विलेज में उन्होंने अपने कामकाज से भागने के लिए नहीं, अपनी शांति से सोचने के लिए, अपने कह सकते हैं अपने जीवन के विकास के लिए ऐसा करते थे। क्या करते थे, अपने घर जाते थे गांव में और मेडिटेशन वगैरह शांति से सोचा करते थे। आगे चलकर कार्ल युंग 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक के तौर पर प्रसिद्ध हुए। ठीक है, 20वीं सबसे प्रभावशाली विचार क्यों, और इसके पीछे क्या कारण था? क्या कारण था कि उन्होंने अपने आप को एकांत में समय दिया। उन्होंने अपने आप को एक घर बनवाया अपने लिए, जहां पर वो अपनी डीप थिंकिंग किया करते थे, किसी भी विश्लेषण, अपनी जो मेंटल एबिलिटी थी उसको बढ़ाया उन्होंने। बेशक उनकी सफलता के पीछे और भी कई कारण थे। ठीक है, अच्छा, डीप वर्क मतलब गहन कार्य, किसी भी काम को बहुत ही गहराई में जाकर करना। इस कार्य को, किसी भी कार्य को डीप वर्क करने के लिए हमें क्या, सबसे पहले तो जो है ऐसी स्थितियों से, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे लोगों से दूर रहना जो हमें विचलित कर दें, जो हमारा ध्यान भटकाए। ठीक है, और एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन की अवस्था में किसी प्रकार की एक्टिविटी को अगर करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो मेंटल एबिलिटी होगी वो अपने उच्चतम स्तर पर जाएगी। उच्चतम मतलब टॉप मोस्ट लेवल पर जाएगी, और हम उस काम को कम समय में और अच्छे तरीके से कम कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रयासों से नए मूल्य की क्या होती है, रचना होती है, मतलब क्रिएटिव माइंड जनरेट होता है, और अपनी जो स्किल्स होती है और कहीं ज्यादा बेहतर होती हैं। इनकी नकल करना इनकी नकल करना काफी मुश्किल होता है। आपकी वर्तमान बौद्धिक क्षमता से मूल्य की आखिरी बूंद को भी निचोड़ कर निकालने के लिए गहन कार्य की जरूरत होती है। मनोविज्ञान और तंत्र का विज्ञान के क्षेत्र में दशकों से क्या है, काफी सारे इन्वेंशन होते रहते हैं, शोध चलते रहते हैं। आज हम ये जानते हैं कि गहन कार्य को करने के दौरान जब मानसिक परिश्रम होता है तो आपकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। युंग ने अपने व्यावसायिक जीवन में गहन कार्य को बढ़ावा मतलब डीप वर्क करने के लिए देने के लिए कि भाई आप अगर किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क मतलब उसी फील्ड में विदाउट किसी डिस्ट्रक्शन के अच्छे तरीके से काम करना होगा। और उस जंगली इलाके में पत्थर का घर बनवाया था। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, उनकी पहली बात, जब बौद्धिक विकास होगा तो क्या होगा, किसी भी कार्य के लिए क्या क्या समय कम लगेगा, ऊर्जा होगी अपने पास, और धन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके चलते वे अपने तात्कालिक कार्यों से जरा भी दूर हो गए थे। जैसे कि मेशन क्यूरी लिखती हैं, यूं अपने चिकित्सा कार्य में आमतौर पर जितना समय देते थे, नियमित रूप से बॉलिंगन जाने के चलते उसमें कमी आ गई थी। हालांकि उनके कई मरीज उन पर पूरी तरीके से डिपेंड थे, लेकिन फिर भी वो क्या, अपने बॉलिंगन मतलब अपना जो टावर नाम का घर था उनका, उसमें जाने के लिए समय कहीं ना कहीं से निकाल लिया ही करते थे। क्यों? क्योंकि वो काफी अपनी जो शहरी जीवन शैली थी उससे खुश नहीं थे, और अपनी लाइफ में और जो थ्योरी थी उसको अचेतन मन से रिलेटेड उसको पूरा ही वो क्या, बदलना चाहते थे। अगर आप प्राचीन और हालिया इतिहास के प्रभावशाली शख्सियत के जीवन को अगर देखें, उनकी स्टडी करें, तो आप पाएंगे कि वे सभी क्या है, डीप स्टडी के लिए कमिटेड थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, 16वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुआ करते थे, मिशेल डी मोंटिया।
क्या नाम था इनका, मिशेल डी मोंटे। अपने निजी, उनका खुद का एक प्राइवेट लाइब्रेरी थी उनकी, वहां पर बैठकर वो अपने सारे काम किया करते थे। जैसे उन्होंने अपने फ्रांसीसी किले की दीवारों को सामने स्थित दक्षिण टावर पर बनवाया था। वहीं मार्क ट्वेन ने अपना मशहूर उपन्यास द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर्स के अधिकांश हिस्सा न्यूयॉर्क के क्वारी फार्म के छप्पर के नीचे बैठकर लिखा था। क्या है, ठीक है, जहां वे गर्मियों का समय बिताने गए थे। ट्वेन का अध्ययन कक्ष उनके मुख्य द्वार से इतना अलग था कि जब भी उनके परिवार के सदस्यों को उनको खाना खाने के लिए बुलाना होता था तो वो क्या, एक हॉर्न का यूज करते थे, हॉर्न बजाते थे, जिससे क्या है, जो क्वार्न थे उनका क्या ध्यान भटके और उन्हें मालूम पड़े कि हाँ भाई मेरे फैमिली वाले मुझे बुला रहे हैं। हालिया समय बताता है कि जरा मशहूर फिल्म के लेखक और निर्देशक वुडी एलन पर विचार करें तो 1969 से 2013 के बीच 44 साल की अवधि में वुडी एलन ने 44 फिल्में बनाई। ठीक है, 44 साल की उम्र में ही 44 फिल्में, देखिए दोस्तों, 44 साल और 44 फिल्में, जिन्हें उन्हें ऑस्कर में से 30 के लिए नॉमिनेट किया गया और 44 में से कितनी, 23 के लिए ऑस्कर में उन्हें नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, कलात्मक उत्पादकता की उनकी यह सफलता वाकई ही क्यों आश्चर्यजनक है। अपनी इस पूरी अवधि में एलन ने कभी भी अपने पास कोई कंप्यूटर नहीं देखा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उनका ध्यान भटके, इसके बजाय उन्होंने हमेशा फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए, फिल्मों की जो स्टोरी होती है उसको लिखने के लिए एक जर्मन टाइपराइटर, नाम था उसका ओलंपिया MP3 का यूज किया। ठीक है, कंप्यूटर्स को इस तरह खारिज करने के मामले में एलन भी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स की श्रेणी में आते हैं, जो अपना कामकाज दुनिया से पूरी तरह कटकर और इतना अलग थलग रहकर किया करते थे कि जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो उनसे बात करने के लिए बेचैन हो रहे पत्रकार उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरीके से जो वर्चुअल दुनिया है, जिसे अपन इंटरनेट बोल सकते हैं, पे कनेक्ट ही नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कोई उन्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। ठीक है, जब रोलिंग लेकिन रोलिंग का अगला उपन्यास था जब कैजुअल वैकेंसी। कौन सा? जेके रोलिंग, आपने नाम सुना होगा। कौन है ये? हैरी पॉटर जो उपन्यास है उसकी लेखक है। इनका एक अगला उपन्यास था कैजुअल वैकेंसी। तो जब ये कैजुअल वैकेंसी लिख रही थी तो उनके स्टाफ ने उनके उनके नाम से क्या किया, एक ट्विटर अकाउंट बना दिया। लेकिन अगले 1.5 साल में उनका सिर्फ एक ही ट्वीट आया था, मतलब 1.5 साल के अंदर केवल एक ही ट्वीट। और वो ट्वीट क्या था दोस्तों, ये मेरी असली अकाउंट है, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ अधिक संवाद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फिलहाल पेन और कागज की प्राथमिकता ही मेरी प्राथमिकता है। मतलब कहने की बात यह है कि वो इंटरनेट का यूज करना ही नहीं चाहती थी, केवल पेन और पेपर से ही अपनी एनालिटिकल जो थिंकिंग थी उसको बढ़ा रही थी, जिससे वो अच्छे से अच्छे लेवल पर द कैजुअल वैकेंसी जो उनका अगला उपन्यास था उसको काफी अच्छे इम्पैक्टफुल तरीके से प्रेजेंट कर सके। हालांकि अब देखा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो बिल गेट्स, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो साल में 2 बार जो है थिंक वीक्स में बिताते हैं। वीक्स मतलब सप्ताह। ठीक है, आमतौर पर इसलिए, क्यों? क्योंकि वे किसी झील के किनारे बनी कॉटेज है में जाकर खुद को हर किसी से बिल्कुल ही अलग थलग कर लेते हैं। प्रभावशाली लोग, जो इम्पैक्टफुल लोग होते हैं, के बीच गहन कार्य की सर्वव्यापकता पर जोर देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिकांश आधुनिक नॉलेज वर्कर्स के व्यवहार से बिल्कुल विपरीत हुआ करती है। यह एक ऐसा ग्रुप होता है जो डीप में जाने का महत्व तेजी से भूलता है। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग मतलब सोच नहीं पा रहे हैं, आपने देखा होगा। और जो जितना सोचता है वो जितना सोचेगा, जब सोचेगा तभी तो कुछ क्रिएट होगा। जब इंसान सोचेगा ही नहीं तो कुछ नया कैसे क्रिएट होगा दोस्तों। तो आजकल की जो जनरेशन है वो सोचने पे ध्यान ना दे रही है। ठीक है, यह मतलब डीप वर्क, एनालिटिकल थिंकिंग नहीं करती, किसी भी टॉपिक के विषय में खुद से नहीं सोचती है, केवल इधर उधर से नॉलेज इकट्ठी करते कॉपी पेस्ट कर देती है। ठीक है, ये दोस्तों काफी होना भी नहीं चाहिए। अब बात बताता हूँ मैं, सन 1900 नहीं, सन 2012 में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी थी मैकिन्सी के, उन्होंने एक अध्ययन किया। उससे पता चला कि वर्तमान में एक औसत नॉलेज वर्कर जो होता है सप्ताह में कुल अपना जितना भी काम करता है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सर्चिंग में जो होता है वो 60% अपने जीवन का 60% समय बिताता है, और जिसमें से ईमेल में 30% समय बिताता है। ठीक है, जो ईमेल वगैरह करते हैं उसमें ही 30% बता देता है। हालांकि डीप वर्क के लिए बिना किसी रुकावट
बैठ के देर तक सोच विचार करने की बहुत जरूरत। अगर आप किसी फील्ड में डीप वर्क अच्छे से काम करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अच्छे से सोच विचार करने की जरूरत पड़ेगी। और अच्छे से सोच विचार करने के लिए आपको क्या है, एक अलोन मतलब अलोन प्लस प्लेस बोल रहा है, मतलब शांति का स्थान, मतलब ध्यान अच्छे तरीके से मेडिटेशन टाइप का, जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह पर जाने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मेरी मेहनत पसंद आए तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।